मैं कमी सर। बैठिए पवन जी। थैंक यू सर। पवन जी, तस्वीर बचपन की है क्या? सर 4-5 साल पुरानी है सर। अच्छा। और सर आयोग में यही लगी हुई है फॉर्म में। अच्छा, यही है? जी सर। चलो बढ़िया। पवन जी, आप बलिया के बारे में एक छोटी जानकारी दीजिए हम लोगों को। सर बलिया सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जनपद है। 1857 की क्रांति से लेकर उससे पहले राजा बलि की से भी तपोभूमि रही है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, फिर सर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया की अग्रणी भूमिका रही है। और सांस्कृतिक तौर पे भी और भोजपुरी साहित्य में और इसमें भी बलिया एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और बलिया ने सर एक प्रधानमंत्री भी दिया, माननीय श्री चंद्रशेखर, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी की। और राजनीतिक रूप से भी बलिया अभी भी बहुत समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी सर। पवन जी, ये बताइए, एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कौन कौन से आदर्श गुण होने चाहिए? सर प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत सबसे पहला ईमानदारी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, कर्तव्यपरायणता होनी चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और समयबद्धता हो। और अपने और उसमें एक टीम लीडर के रूप में सबको साथ लेकर चलने की एक भावना होनी चाहिए। और अच्छा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। सफलता का श्रेय भले अपनी टीम के सदस्यों को दे, लेकिन असफलता का श्रेय उसे खुद लेना चाहिए। और टीम के मेंबर्स को कभी भी हताश नहीं होने देना चाहिए। ये तो आपने एक आदर्शवादी बातें बता दी, जिनको भगवान के रूप में प्रस्तुत किया आपने। ये बताइए, जितने गुण आपने बताए उसमें कितने गुण आपके अंदर हैं? सर मेरे अंदर कर्तव्यपरायणता है, समयबद्धता है, अनुशासन प्रिय हूँ सर, ईमानदार भी हूँ। और बाकी गुण अर्जित समय पे आ जाएगा सर। कि टीम लीडर के नाते कि टीम मुझे मिलेगी, अभी तक हम टीम के मेंबर के रूप में काम करते हैं। टीम लीडर के रूप में आएंगे तो लीडरशिप क्वालिटी उस समय देखी जाएगी सर। और सुधार करूँगा जो भी मुझ में कमियाँ होंगी। अच्छा, ये सही बात। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप जानते होंगे, जी सर। चूँकि लेक्चरर भी हैं आप। जी सर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या ऐसा चीज़ आपको दिखा जो पहले के पाठ्यक्रम से ज़्यादा बेहतर है? सर 1968 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर 1992 में संशोधन हुआ। ये नई शिक्षा नीति सर बदलते दुनिया और बदलते भारत के हिसाब से बनाई गई है। और सर ये जो शिक्षा नीति 2020 है सर, इसमें केवल पॉलिसी ही नहीं बनाई गई है, उसको लागू करने के लिए टाइम फ्रेमवर्क भी दिया गया है, टास्क फोर्स भी बनाया गया है। और हर चीज़ का एक टाइमलाइन, गाइडलाइन दिया गया है कैसे करना है आपको। ज़्यादातर पॉलिसी ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ करती थी, ये पॉलिसी थोड़ी प्रैक्टिकल है सर। और इस पॉलिसी में पहली बार अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जो एक शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाली NGO है, उसको भी शामिल किया गया है। और एक व्यवहारिक शिक्षा नीति बनाई गई है। और सबसे बड़ी चीज़ सर कि जो वर्ग छूट रहा था बुनियादी शिक्षा वाला, जो जीरो से तो LKG UKG वाला ECCE जो छूट रहा था, उसको शामिल किया गया है। अब उनको वो भी राइट टू एजुकेशन के तहत वो भी दायरे में आ जाएंगे। तो अब राइट टू एजुकेशन के अंदर कितने से कितने उम्र के लोग आएंगे? सर वो अभी आते थे 6 से लेकर 14 आते थे सर। अगर ये प्रावधान लागू हो गया तो जो 3 से लेकर 14 साल के बच्चे दिखा। तो लागू नहीं हुआ है क्या? सर अभी उसको राइट टू एजुकेशन के दायरे में नहीं है, अभी वो राज्य की नीति ऐसे तत्वों में ही है। मतलब शिक्षा के अधिकार से इनडायरेक्टली जोड़ा जा सकता है सर अभी मेरे हिसाब से सर। शिक्षा किसके सूची में आता है? शिक्षा समवर्ती सूची में आता है सर। जोड़ा जा सकता है? हाँ, जोड़ा जा सकता है सर। पवन जी, ये बताइए कि तो कुछ दिन पहले से कुछ चीज़ें असेसमेंट की जा रही थी कि नहीं, जो कोरोना हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक महामारी के रूप में उभरा, उसने अलग अलग स्तर पर प्रत्येक देश को भी प्रभावित भी किया, हमारे देश को भी उसने प्रभावित किया। हमारे देश की कृषि व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? सर हमारे देश की कृषि व्यवस्था पर कोरोना का बहुत नकारात्मक प्रभाव सर देखने को यहाँ मिला, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। जो हमारे प्रवासी थे, जो मजदूर बन के बड़े शहरों में काम कर रहे थे, वो अपने गाँव में लौट कर अपनी खेती को जो भूलते जा रहे थे, उस पर ध्यान दिया। और कृषि उत्पादन में सर गिरावट तो बहुत नहीं, क्योंकि कोरोना काल में खाद्यान्न को भूख में कमी तो आई नहीं।
हम लोग सब कुछ भूल गए, कमरे में बंद हो गए, लेकिन खाना पीना बंद नहीं हुआ। तो कृषि पे और जो बाहर से मज़दूर आए, सर उन्होंने खेती-बाड़ी पे भी ध्यान देना शुरू किया, एक उसको रोज़गार के रूप में देखना शुरू किया। तो क्या आपके पास कुछ आंकड़ा है कि इस दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई या गिरावट का लक्षण देखने को मिला? सर, क्योंकि अभी अननेसेसरी कृषि पर बोझ तो बढ़ा, हाँ, क्योंकि जितने लोग किसी न किसी दूसरे राज्यों में, शहरों में, है ना, रोजगार के लिए विस्थापित हो चुके थे, वापस अपने जब घर आए तो कहीं ना कहीं कृषि को ही अपने रोजगार के रूप में चुना। तो आपको नहीं लगता कि एग्रीकल्चर पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड बढ़ा? सर लोड भी बढ़ा और लेकिन उसको काम करने वाले हाथ मिले सर। और आंकड़ा सर, सॉरी सर, अभी मेरे दिमाग में नहीं है कि उत्पादन में क्या कमी हुई, वृद्धि हुई। जी ठीक है। ये बताइए कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, जी, और मुझे लगता है ऐसा प्रोबेबल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, धन्यवाद सर। तो सिलेक्शन हो जाए तो आप कोई ऐसी 3 अपनी योजनाएं जिसको आपने, हर आदमी सोच के रखता है कि हम अगर बने तो ये करेंगे, हम बने तो ये करेंगे, कौन ऐसी 3 सी योजनाएं हैं जिसको आप लागू करना चाहेंगे? सर सौभाग्य से मेरा चयन केवल प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के लिए हुआ है सर। अच्छा अच्छा। तो राजकीय इंटर कॉलेज के क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। और सर मैंने 11 साल राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में प्रवक्ता के रूप में कार्य भी किया है। वाह। तो सर और वर्तमान में मैं राजपत्रित श्रेणी में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में कार्यरत हूँ। सर मैंने देखा कि हम शिक्षकों में एक तो प्रोफेशनलशिप थोड़ी सी कम है, इसलिए कम है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। और सर सौभाग्य से अभी मैं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में कार्य कर रहा हूँ, तो हमें लग रहा है कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था अगर बढ़िया से की जाए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी CPD की बात की गई है, 50 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य है। सर हम शिक्षक जब भर्ती होते हैं तो ज्ञान तो लेके आते हैं, लेकिन ज्ञान को अपडेट करने का, उसको वैसा एक मतलब मांझने का काम प्रशिक्षण संस्थाओं करना चाहिए। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण पर भी ध्यान देंगे। अगर कोई संस्था नहीं है तो अपने हम इंटर कॉलेज में भी प्रोफेशनल्स को बुलाकर NGO की सहायता से उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे कि अपने विषय में वो दक्ष हो सकें और कैसे डिलीवरी करनी है अपने नॉलेज को वो सीख सकें। फिर साथ में खुद प्रधानाचार्य को 2 क्लास लेना भी होता है, हम खुद क्लास लेंगे सर। और कोशिश करेंगे कि मेरा क्लास रोल मॉडल क्लास हो, और हम टीचर्स को बैठाएंगे कि आप देखिए हम कैसे पढ़ा रहे हैं, शायद हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिए, और मेरी जो बुराइयाँ हैं उसको फॉलो मत करिए। और फिर साथ में हम जो जितने भी हमारे अच्छे टीचर्स हैं, कुछ वीडियोस भी ई-पाठशाला के तहत बने हैं सर, तो उन अच्छे वीडियोस को अपने टीचर्स ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएंगे और अपने राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षकों को उन वीडियोस को दिखाएंगे कि आप देखिए इस तरह से अगर हम लोग पढ़ाएं तो शायद बच्चे ज़्यादा बढ़िया से सीख पाएँ, उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये कर सकते हैं। और फिर साथ में विद्यालय में आधारभूत संरचनाओं के लिए जो हमारे सामुदायिक सहयोग है वो ले सकते हैं। SMDC बनता है सर, विद्यालय प्रबंधन समिति बनती है, उसमें हम लोगों को जोड़ सकते हैं। फिर साथ में अपने जनप्रतिनिधियों को अपने विद्यालय में बुलाकर विद्यालय को और अच्छा करने के लिए हम उनसे सलाह ले सकते हैं। शायद कोई जनप्रतिनिधि बढ़िया पढ़ाना भी जानता हो, उससे भी हम उसको जोड़ सकते हैं। उनसे कुछ हम अनुदान ले सकते हैं विधायक निधि या सांसद निधि से, और अपने विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पर हम स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है कि जूनियर हाई स्कूल को इंटर कॉलेज लेवल पर आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए जी, अपग्रेड किया जाए उसको, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? सर ये बहुत ज़रूरी है। हर जिले में 5 किलोमीटर पर राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, 11 किलोमीटर पर राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए। इंटर कॉलेज इतने हैं कि वहाँ बच्चे ही नहीं हैं, कहीं कहीं तो ऐसे है कि टीचर ज़्यादा है बच्चे ही कम हैं। जी सर, उसमें एक कमी ये आ रही है कि जो प्रसिद्धि विद्यालयों से जूनियर हाई स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं वो उसमें आ नहीं पा रहे हैं, तो उनको जोड़ना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए हमारे प्रसिद्धि विद्यालयों से। और हमें अपने राजकीय इंटर कॉलेज के आधारभूत संरचनाओं को बढ़िया करना है कि वो प्राइवेट स्कूल की तरह दिखें। वहाँ जैसे राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में सर स्मार्ट क्लासरूम बन गए, सारे क्लासरूम में स्मार्ट TV कैमरा सब लग गए हैं और पढ़ाई बढ़िया होती है। तो हमारे बच्चे जब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वहाँ कैमरा देखते हैं, वहाँ TV देखते हैं, स्मार्ट TV देखते हैं, उससे पढ़ाई देखते हैं। और वही चीज़ हम राजकीय इंटर कॉलेजों में देना शुरू करते हैं। सरकारी दिशा में कार्यशील भी है सर। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लेते हैं? हाँ सर, PPT बना लेते हैं सर। बना लेते हैं? जी सर। अच्छा, जो सर पढ़ा तकनीकी रूप लेते से बहुत दक्ष नहीं है कि PPT बना लेते हैं सर। हैं। अच्छा, जी सर। तो ये ऐसे में सारे क्लास स्मार्ट क्लास हो गए? हाँ सर, हर कमरे में GIC छोड़े, मुझे 2016 में मैंने GIC छोड़ दिया था प्रमोशन के बाद। तो अब हम एक दिन गए थे वहाँ किसी काम से, तो हमने देखा कि हर क्लास में, हम लोग समय तक केवल ब्लैक बोर्ड होता था, हर क्लास में स्मार्ट
लग गया है। तो आपको ये नहीं लगता है कि जब आप समय ब्लैक बोर्ड होता था हम्म, तो बच्चे ज़्यादा दक्ष होते थे, ज़्यादा मन लगाते थे, और आज स्मार्ट रूम भी हो गया है और स्मार्ट क्लासेस भी हैं, उनके पास मोबाइल भी है, मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से ऐसे टीचर्स के लेक्चर भी सुन लेते हैं, फिर भी ना उनका मन लगता है और शॉर्टकट रास्ता पूछते हैं कि पास होने के लिए। मुझे नहीं लगता कि 80% बच्चों के पास बुक्स होती है, वो सीरीज ले लेते हैं या मान लीजिए क्या आती है उसको लेकर के पढ़ लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये पावर प्रेजेंटेशन का वो नहीं है, ये है कि बच्चों और गार्जियंस में वो मूल्यों की कमी है, वो उतना उसके प्रति क्या कहते समर्पण का अभाव दिखता है, ये नहीं लगता आपको? सर, राजकीय विद्यालयों की एक चुनौती सबसे बड़ी है कि यहाँ उन परिवारों से बच्चे पढ़ने आते हैं जिनकी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं होती है। और जहाँ तक ये सर एक बाल मनोविज्ञान है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं और कुछ अगर ऑडियो विजुअल माध्यम से पढ़ें तो हम जल्दी सीखते हैं, जल्दी हमें, क्योंकि कोई फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म की पूरी कहानी हमें याद हो जाती है, लेकिन वही कि पटकथा हमें दे दे पढ़ने के लिए तो हम उसको पढ़ने में थोड़ा सा थक जाते हैं। तो एक बच्चों में ज़्यादातर बच्चे ऑन स्क्रीन रहने में और 9, 10, 11, 12 बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, तो क्यों ना उनके इस मोबाइल फ्रेंडली को अपने लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। तो उसी नाते सर ज़्यादातर ई कंटेंट डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। यूनेस्को ने इसको प्रपोजल भी दिया था, कोरोना ने इसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया। और सर कभी किसी विद्यालय में कोई शिक्षक होते हैं जो कम ठीक पढ़ा पाते हैं, तो जो शिक्षक उसी चीज़ को बढ़िया पढ़ा रहा होता है वो शिक्षक उसको देखकर अपने में सुधार कर सकता है। उन बच्चों को हम वीडियोज़ भी डिलीवर कर सकते हैं अगर बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं। सर दोनों विधा चलनी चाहिए। आप एमए किस सब्जेक्ट से किए हैं? सर राजनीति विज्ञान से। ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट था? सर राजनीति विज्ञान, मध्यकालीन इतिहास और अर्थशास्त्र। पीएचडी किए हैं कि नहीं? सर पीएचडी नहीं कर पाए, हम नेट पात्रता उत्तीर्ण हैं सर। अच्छा, बीएड किए हैं? बीएड किए हैं सर। अच्छा, विवेकानंद की शिक्षा पद्धति को आप किस रूप में देखते हैं? वो क्या कहते थे शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए? सर अच्छा, महात्मा गांधी की शिक्षा पद्धति क्या थी? वो बुनियादी शिक्षा पे जोर देते थे सर कि हर और क्या आपको चाहते थे शिक्षा में ये बातें होनी चाहिए? शिक्षा में जैसे बुनियादी शिक्षा, जैसे हाथों को कौशल रोजगार पर रखो, व्यवसाय पर रखो। वो 3H की बात करते थे जी शिक्षा में। जी 3H क्या है बता सकते हैं? सर दिमाग पर नहीं आ रहा, ध्यान से भी देखा नहीं इसको। ठीक है सर। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। पवन जी, आपने अपनी हॉबी में लिखी किताबें पढ़ना, जी सर। तो आप ऐसे 3 किताबों का नाम बताएं जिसे विद्यार्थी जीवन में सभी को पढ़नी चाहिए। सर एक सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी द्वारा रचित। और सर एक किताब ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, विंग्स ऑफ फायर, पढ़ना चाहिए। और तीसरा सर भारत एक खोज, ये पढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी किताब है जो आपके आत्मविश्वास को बहुत प्रबल बनाती है और आप उससे काफ़ी प्रेरित हैं? सत्य के प्रयोग सर। सत्य के प्रयोग। ऐसा क्या है उस बुक में जो लगता है कि वो आपके जीवन को बहुत ही आगे ले जाने का कार्य करती है? सर महात्मा गांधी जी ने जैसा जिया वैसा लिखा, जो उनके साथ घटित हुआ वो लिखा। और आत्मकथा इतनी ईमानदारी से लिखने वाला, मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत मेरी राय है सर कि बहुत, और हमेशा जीवन में सच बोलना चाहिए, चाहे सच जैसा भी हो सबके सामने आना चाहिए। हर व्यक्ति सीख सकता है कि सच्चाई के सहारे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और गांधी जी ने सर इसको अपने पुस्तक के माध्यम से और अपनी जीवन शैली के माध्यम से पूरे जनमानस को बताया सर। जी, गांधी जी ने 3 बातें कही थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? क्या वो ये भी तो कह सकते थे कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो, एक पॉजिटिव मैसेज आता है? जी सर, इसमें ज़्यादातर जो ये उनके कहने का सार ये था कि हमें अपने पे नेगेटिव चीज़ों को नहीं आने देना है। तो हम बुरा ना देखेंगे, अगर बुराई देखेंगे तो जल्दी बुराई घर करती है, बुरा सुनेंगे तो जल्दी बुराई घर करती है, और बुरा बोलेंगे तो जल्दी ज़्यादा नुकसान करती है। तो हमें सर उनका सेंस था कि हमें नेगेटिव नहीं होना है। हमें तो ये भी तो कह सकते थे कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो, सर अच्छा बोलो। सर अच्छा का चयन करना
मेरे हिसाब से थोड़ा सा कठिन होता है। और बुरे का चयन करना आसान नहीं नहीं, बुरा पता चल जाता है कि बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ को थोड़ा तलाशना पड़ता है सर। जी। ठीक है, आपने 3 बार इंटरव्यू दिया जी सर। और आपका चयन नहीं हुआ। जी सर। वो क्या कारण रहे कि 3 बार इंटरव्यू में आपका चयन नहीं हुआ? सर जिस समय हमने दिया सर, उसमें जीएस ऑब्जेक्टिव होता था, और ऑब्जेक्टिव जीएस में हमारी पकड़ उतनी अच्छी नहीं हो पाई। हम्म, सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिलते थे, इंटरव्यू में सर हमें 103 109 तक नंबर मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश सर मैं चयन के पात्र नहीं हो पाया। और सर राजकीय इंटर कॉलेज में सेवाओं के कारण भी हम वो अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। थैंक यू। थैंक यू सर।